ये फ्रेश ही है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एसएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है जी। और उम्मीद है आप सारे बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होगी। तो कल तक या परसों तक जो हमने पढ़ा था उसमें आपको कोई भी डाउट है तो सेशन शुरू करने से पहले आप पूछ लें, नहीं फिर आज अपन आगे शुरू करते हैं जी। बताएं, फटाफट बता दें किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी, सारों को वेरी गुड इवनिंग है जी, सारों का बहुत बहुत स्वागत। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लें, नहीं फिर अपन शुरू करते हैं जी। हम्म, हम्म। ठीक है, तो आज अपन मतलब बेसिक से शुरू करते हैं। न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, उनसे रिलेटेड कोई एक आधा सवाल उसमें से आ जाता है तो उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सेशन ठीक लगेगा और इसी से अपन आगे फिर जो अपने रिमेनिंग डिसऑर्डर्स पड़े हैं उनको कवर करेंगे फिर। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो थर्ड वीक होता है, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन, कहता है कि इसको वीक को डब्ल्यू के वीक पूरा लिख लेना। तो कहता है कि थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन मतलब जब बच्चा मदर के वॉम के अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर है और उसको वहां पे कंसीव किए हुए 3 हफ्ते जब हो जाते हैं, मतलब बच्चे की जेस्टेशनल एज 3 वीक जब हो जाती है, तब वहां पे नर्वस सिस्टम स्टार्ट टू डेवलप। तो जब नर्वस सिस्टम है स्टार्ट टू डेवलप, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलप होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो नर्वस सिस्टम कब वहां पे डेवलप होना स्टार्ट होता है? थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। कब हो जाएगा? थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन है वहां पे ये जो है वो स्टार्ट टू डेवलप वहां पर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हम 3 जर्म लेयर पढ़ते हैं, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मीजोडर्म, है ना, उसमें से जो हमारी जर्मिनेटिव लेयर होती है एक्टोडर्म, कौन सी? एक्टोडर्म। इससे वहां पे जो है वो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू होता है। तो ये भी हमें पता लग गया कि कौन सी लेयर से। एक बारी ईएसआईसी का पेपर था 2015 के अंदर शायद, उस एग्जाम में इस तरह के एक्टोडर्म से कौन सा वहां पर ऑर्गन बन रहा है, मीजोडर्म से कौन सा बनता है, इस तरह से पूछा हुआ था। तो वहां पे ये बात कभी दोबारा रिपीट हो जाए, पूछ ले तो आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म जो हमारी जर्मिनेटिव लेयर है उससे वहां पे ये नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक, अब ये कहता है कि जब ये नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट होता है तो ये न्यूरल ट्यूब वहां पर बनती है पहले। क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब। क्या बनेगी? न्यूरल ट्यूब। तो ये जिस तरह ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर इस तरीके से वहां पे बढ़ती है। ठीक, तो इसको हम न्यूरल ट्यूब वहां पर नाम दे देते हैं। इसका जो सामने वाला रीजन है जो हमें सामने से दिखता है, इसको हमने बोल दिया एंटीरियर पोल। और जो हमें नहीं दिखेगा पीछे वाला हो गया वहां पर, वो हो गया पोस्टीरियर पोल। कौन सा हो गया? एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल। ठीक, अब ये कहता है भी ये जो न्यूरल ट्यूब है जब ये वहां पर डेवलप होती है तो इसको ग्रोथ के लिए वहां पे क्या क्या चीज चाहिए? तो ये कहता है इसको ग्रोथ के लिए जिंक चाहिए प्लस फोलिक एसिड चाहिए।
जिंक और फोलिक एसिड है, ये चाहिए। क्या क्या चाहिए? जिंक और फोलिक एसिड है, ये वहां पे होने चाहिए, ताकि न्यूरल ट्यूब है वो अच्छे से वहां पे क्या कर पाए, जो है वो ग्रो कर पाए, अच्छे से डेवलप हो पाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनको फोलिक एसिड है वो चलता है। कहते हैं कि जब कोई लेडी वहां पे प्लान करती है ना कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, अभी मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, जो उसका पार्टनर है वो आपस में सलाह करते हैं, उसी वक्त से कहा जाता है कि फोलिक एसिड है वो लेना वहां पे शुरू कर देना चाहिए फीमेल को। क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या चाहिए? फोलिक एसिड है वो चाहिए वहां। ये वाली बात समझ में आ गई? न्यूरल ट्यूब। अब ये कहता है कि ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसका ये एंटीरियर पोल है, यहां से ब्रेन डेवलप होता है। यहां से क्या डेवलप होता है? ब्रेन। और जो पोस्टीरियर पोल है वहां से डेवलप होती है स्पाइनल कोड। क्या डेवलप होती है? स्पाइनल कोड। तो न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पोल से होगा ब्रेन, और पोस्टीरियर पोल से वहां पर क्या होगा? स्पाइनल कोड। हाँ जी किरण जी, बिल्कुल। तो एंटीरियर पोल से ब्रेन और दूसरे से वहां पर हो गया स्पाइनल कोड। ये बात भी समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी की न्यूरल ट्यूब है वो ढंग से डेवलप ना हो तो उसको हम नाम दे देते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या नाम दे देंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या नाम दे दिया? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हमने नाम दिया जी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो हो जाएगा अगर अच्छे से वहां पे न्यूरल ट्यूब डेवलप ना हुई हो। तो अब हमारे मन में आता है भाई न्यूरल ट्यूब, जिस तरह भी किरण जी बता भी रहे हैं। हाँ जी, सारों को वेरी गुड इवनिंग, सारों का स्वागत जी। तो देखिएगा बिल्कुल जिस तरह किरण जी कह रहे फोलिक एसिड टू प्रिवेंट एनटीडी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये कहता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जब बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि अगर किसी पर्सन में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, किसकी डेफिशिएंसी हो? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो वहां पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वहां पे किसकी डेफिशिएंसी हो जाए? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखना चाहो, एक क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो एक तो वहां पे हमने बता दिया फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा हमने वहां पे बताना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। कि क्रोमोसोम में कोई दिक्कत हो, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी हो, तो वहां पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। हाँ जी अमृतपाल कौर जी, वेरी गुड इवनिंग जी, दीपेंद्र की तरफ से। ठीक है जी। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये दो मेन वजह है जिनकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो। पर बात आ जाती है भी जब हम ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, ठीक है, तो हमें हमारा सारा आइडिया ही गलत हो जाता है। वो इसलिए गलत हो जाता है कि ओनली 1% चांसेस है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसकी वजह से? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। 99% चांसेस हैं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा वो किसकी वजह से होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से। ये याद करने वाली बात है। वो एग्जाम में पूछता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो अब 99 वाले को छोड़ के हम एक पे कैसे जाएं? तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। 99% चांसेस हैं कि क्रोमोसोम में कोई दिक्कत होगी तो ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। बाकी फोलिक एसिड वाला डेफिशिएंसी सिर्फ 1% के लिए है। हम सारे टाइम इसी का रोना रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। क्रोमोसोमल वाला हमारे हाथ में नहीं है, होगी तो हम उसको कैसे खाने पीने से रोक सकते हैं, लेकिन इसको हम खाने पीने से रोक सकते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा शोर इसी के लिए मचाते हैं। ठीक है, ये अपनों ने फोसिल एसिड लिख दिया गया। फोलिक
एसिड, फोलिक एसिड, ठीक। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ओनली 1% है, 99% क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखना कि मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पूछ ले तो कौन सा आएगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और 1% आएगा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब आगे बात की, ये तो चलो मान ली बात हमने, ये होगा, लेकिन हमें ये बताओ कि ये न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो कहते हैं अगर न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होगा तो ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एननकेफेली या एननसेफेली, जो भी आप इसको बोलो, हाँ, एननसेफेली। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। अब स्पाइना बाइफिडा तो आप पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एनएनसेफेली याद रखना कि अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है तो ब्रेन के अंदर कौन सा वहां पर दिक्कत आ जाएगी, एनएनसेफेली, और उसमें आ जाएगा स्पाइना बाइफिडा। अब ये एनएनसेफेली के अंदर क्या होता है कि जब आप उसका स्कल देखोगे तो स्कल पूरी तरह से बंद नहीं होगा, इनकम्प्लीट स्कल फॉर्मेशन, जो स्कल है उस स्कल का कंप्लीट वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगा। और दूसरा है अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा। अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ना तो स्कल अच्छे से पूरा बना होगा और ना ही ब्रेन है वो पूरा अच्छे से डेवलप हुआ होगा। हाँ, स्कल प्रॉपर नहीं बन दी, बिल्कुल नहीं बन दी। डेवलपमेंट भी ब्रेन का पूरा नहीं होगा जी, बिल्कुल, अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है। और स्पाइना बाइफिडा तो हम पढ़ते ही हैं कि ओपन है, किस तरह मेनिंजोसील है, या वहां पे माइलो मेनिंजोसील है, किस तरीके की आपने उसमें पढ़ी हुई है अच्छे से, इसको बार बार करने से कोई मतलब नहीं। तो एननसेफेली या एननकेफेली जिसको हम बोलते हैं, इनकम्प्लीट वहां पर स्कल फॉर्मेशन होता है, स्कल अच्छे से बनती नहीं है, और ब्रेन भी पूरा डेवलप नहीं होता, ये वाली बात वहां पे याद रखनी है। ये एनएनसेफेली और वहां पे स्पाइना बाइफिडा की बात हमने कर ली। इसके अंदर इतना ही है इंपॉर्टेंट कि ये एक तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मोस्ट कॉमन है, 1% फोलिक एसिड है, ये एनएनसेफेली वाली बात, एक एक्टोडर्म वाली बात, एक न्यूरल ट्यूब वाली बात। यहां तक तो मेरे ख्याल से सारों को समझ में आ गया होगा, किसी को, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। अब थोड़ा सा हम न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब ये कहते हैं न्यूरॉन है, ये हम बोल सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम का मेन वहां पर ऑर्गन या मेन स्ट्रक्चर यही है। तो न्यूरॉन को ही हम ब्रेन पैरेन्काइमा बोलते हैं, कि असल में जो ब्रेन के टिश्यूज है वो कौन है, न्यूरॉन है। तो ब्रेन पैरेन्काइमा, ब्रेन पैरेन्काइमा। अब ये कहते हैं कि अगर आप कंपेयर करो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया को, तो लार्जर साइज का होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का साइज है वो न्यूरोग्लिया से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक यूनिट है या ब्रेन पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है। अब ये कहता है कि न्यूरॉन है, न्यूरॉन साइज के अंदर काफी बड़ा होगा न्यूरोग्लिया से, लेकिन न्यूरोग्लिया नंबर के अंदर वहां पर मोर देन 5000 टाइम्स ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर। मतलब न्यूरॉन से ज्यादा है न्यूरोग्लिया, कितना, 5000 गुना ज्यादा है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन से 5000 गुना में नंबर में ज्यादा है न्यूरोग्लिया, लेकिन साइज में बड़ा कौन है, न्यूरॉन वहां पर बड़ा है। और यही मेन है, इसी को हम ब्रेन पैरेन्काइमा वहां पर बोलते हैं, या बेसिक यूनिट जिस तरह बता रहे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन आ जाएगा। अब न्यूरॉन के अंदर ये कहते हैं दो वहां पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, और एक है कंडक्टिविटी। अब देखिएगा, जो जरूरी जरूरी चीजें ना हम उतना ही पढ़ रहे हैं, तो जितना मैं बता रहा हूं वो आपने भूलना नहीं है ना, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अगर इस टॉपिक में से आएंगे तो क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल सेलेक्टेड लिमिटेड सी चीज बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। बहुत सारी चीज बता दूंगा मैं भी न्यूरॉन के बारे में, तो कोई मतलब नहीं है।
इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे पूछी जाती है उसी के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। अब ये कहते हैं इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। अब एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी कोई स्टिमुलेशन मिलेगा, जब भी वहां पर न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेशन मिलेगा तो न्यूरॉन एक्साइट होंगे। न्यूरॉन वहां पर एक्साइट होंगे तो क्या करेंगे एक्साइट होके, तो ये कहते हैं न्यूरॉन जब एक्साइट होंगे तो ये वहां पर क्या करेंगे, नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे। नर्व इंपल्स को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। एक्साइट होने पे क्या होगा, नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होंगे। इसी नर्व इंपल्स को हम एक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और असल में ये एक्शन पोटेंशियल या वहां पर जो नर्व इंपल्स है ये असल में है क्या, यह वहां पे एक इंफॉर्मेशन है। ये न्यूरोनल इंफॉर्मेशन है, नर्व के द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन है। जो न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी को हम नर्व इंपल्स या वहां पे इसी इंफॉर्मेशन को मैसेज भी बोल दो चाहे। तो ये नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है, मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। इसी को हमने बोल दिया एक्शन पोटेंशियल। चाहे नर्व इंपल्स बोल दो चाहे वहां पर क्या बोल दो, एक्शन पोटेंशियल। असल में ये है क्या चीज, इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, कोई मैसेज वहां पे जनरेट करता है न्यूरॉन। जहां पे उसको स्टिमुलेशन मिलेगा वहां पे मैसेज जनरेट होगा। तो उसको हमने बोल दिया एक्साइटेबिलिटी, मतलब वहां पर क्या जनरेट हो रहा है, नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन है वो जनरेट हो रही है। कंडक्टिविटी का मतलब है ट्रांसमिट करना, एक न्यूरॉन से दूसरे तक भेजना। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसफर कर दो, सिंपल, या ट्रांसमिट कर दो, या इसी को हम प्रोपोगेट बोल देते हैं, प्रोपोगेट। किसको, किसको वहां पे करें, तो एक्शन पोटेंशियल को बोल दो चाहे नर्व इंपल्स को बोल दो। इसको एक से दूसरी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक भेजने को ही हम वहां पर क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कब होगा, जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जनरेट होगा, उसको एक न्यूरॉन में जनरेट हुआ, वो दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक लेके जाने का काम कौन करेगा, कंडक्टिविटी न्यूरॉन्स ही वहां पे ये काम करेंगे। इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे और उसको आगे वहां पर लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी वाला वहां पे काम देखने को मिलेगा। अब ये कहता है न्यूरॉन में एक खासियत है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, यह डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको बोल देते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल। ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है। न्यूरॉन है वो आगे डिवाइड नहीं हो पाता है, तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। अब क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है वो, भाई ये डिवाइड क्यों नहीं हो पाता है, तो यहां पे एब्सेंट होता है कौन, सेंट्रीसोम। सेंट्रियोल्स कह दो, सेंट्रियोल्स या सेंट्रीसोम। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जी, याद रखना कि ब्रेन जो न्यूरॉन है उसमें क्या नहीं पाया जाता, तो सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता या सेंट्रीसोम नहीं पाया जाता, जो कि जरूरी है वहां पे किसके लिए, वहां पर डिवाइड होने के लिए। तो नॉन डिवाइडिंग क्यों है, इसमें सेंट्रियोल्स या सेंट्रीसोम नहीं पाए जाते। यहां तक बात क्लियर है क्या आप लोगों को। यहां तक ये सेंट्रियोल्स वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको क्लियर है। सारे जने बताएं जी, जिसको कोई यहाँ पे डाउट भी है तो भाई पूछ लेना, फिर बाद में ऐसे नहीं करना भाई, सर ये नहीं समझ में आया वो नहीं समझ में आया। पूछ लेना जिसको भी कोई दिक्कत है।
सारे जने है ना, जितने भी साथी देख रहे हैं सारे बता दो भी। किसी कोई डाउट है तो भाई पूछ ले। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो चीजें और याद रख लेना, ये उससे पहले हम बात कर लेते हैं चलो। इस तरह आपने छोटी क्लास के अंदर वहां पे देखा होगा इस तरीके से। इस तरीके से वहां पे ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये कहता है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। ये कहता है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। ये है एक्सोन, ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको तो एक्सोन हिलोक वगैरह बोलेंगे, कोई नहीं पूछता इस तरह से। बस सिंपल जो मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ वो बात समझे। दूसरे न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो डेंड्राइट के पास आएगी सबसे पहले। ये डेंड्राइट्स है वो वहां पर दूसरे जो न्यूरॉन है उसे इंफॉर्मेशन लेगा। ले ली इसने अपने पास, इधर से चारों तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आई इसके पास आई। यह इंफॉर्मेशन ये वहां पर सेल बॉडी के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा? सेल बॉडी के पास भेजेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन जो इसके पास आई है उसके अकॉर्डिंग ये दूसरे तक भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसके थ्रू भेज रहा है? वहां पर एक्सोन। डेंड्राइट वहां पे रिसीव करके किसकी तरफ लेके आ रहे हैं? टू दी सेल बॉडी। एक्सोन से इंफॉर्मेशन जा रही है अवे दी सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जा रही है, ये यहाँ पे बटन बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन्स टर्मिनल। ये जो वहां पे बटन से हैं इनके अंदर क्या भरे रहते हैं? इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर है वो भरे हुए हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। अब ये एक्सोन टर्मिनल के पास में यहाँ पे इस तरह मान लीजिए, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के इस तरह से वहां पे क्या होंगे? ये डेंड्राइट्स आ गए, यहाँ पे सेल बॉडी आ गई। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इधर सेल बॉडी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अभी यहां से यहां तक जा रहे हैं। ठीक है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन फिर आगे की तरफ वहां पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेल बॉडी डेंड्राइट्स पता लगी, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आएगी, सेल बॉडी से आगे एक्सोन की तरफ जाएगी, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल की तरफ जाएगी और आगे एक्सोन टर्मिनल से डेंड्राइट के थ्रू चली जाएगी। अब ये कहते हैं अगर आप अच्छे से देखें तो ये जिस तरह से ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, यहां पे इस तरीके से डेंड्राइट्स होती है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये दोनों आपस में कभी भी मिलती नहीं है। जो ये डेंड्राइट्स हैं और वहां पे जो एक्सोन टर्मिनल्स है ये आपस में मिलते नहीं है, इनके बीच में गैप होता है और उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस, सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये साइनेप्सिस वहां पर रहेगा। यह साइनोप्सिस जब दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इनमें फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पे ये केमिकल रिलीज करेंगे, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये सिनेप्सिस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जा रही है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले। तो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको? न्यूरो, मतलब वहां पे न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये साइनेप्सिस वहां पर जो है वो आपको पता लगे, दो वहां पे न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हमने सिनेप्सिस बोल दिया और ये वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल देता है कि
जो ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर फोस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? फोस्फोलिपिड्स की लेयर पाई जाती है। फोस्फोलिपिड्स, या वहां पे आप बोल दो कि जो प्रोटीन और लिपिड है उनकी वहां पे लेयर्स पाई जाती है, ठीक है, या लिपोप्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है। वैसे फोस्फोलिपिड हम वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं माइलिन। इस लेयर को क्या बोल दिया? माइलिन शीथ। कवरिंग है तो इसको बोल दिया माइलिन शीथ। क्या वर्ड बोल दिया? माइलिन शीथ, ठीक है। ये माइलिन शीथ क्या करती है? जो इंफॉर्मेशन है उसको एकदम बहुत स्पीड से भेजेगी, एक इनकम मतलब उसको कंप्लीट भेजेगी, तो स्पीड से और कंप्लीट, और यहां से इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जा रहा है उसको वहां पे लॉस होने से बचाएगी, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ है, ये इंसुलेटर का काम करती है, जो वहां पे करंट को बाहर नहीं निकलने देती। किसका काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है? इंसुलेटर का। तो ये यहां से जो करंट आगे की तरफ जा रहा है उसको यहां से बाहर नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ वहां पर क्या है? माइलिन शीथ है। अब ये कहते हैं माइलिन शीथ जो है वो इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट लेके जाएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, और वहां पे हमारे जो मूवमेंट होंगे उनको बहुत रिफाइन करती है, बहुत क्लियर वहां पर मूवमेंट वहां पे हमें दिखाई देगा। अब इसका हमें अंदाजा कैसे? कहता है कि जब कोई मतलब इन्फेंट है या कोई छोटा बच्चा है 1-2 साल का, वो कोई भी वहां पे मूवमेंट करेगा, इतनी परफेक्ट नहीं कर सकता जितनी परफेक्ट 7-8 साल का बच्चा करता हो, जितनी परफेक्ट 12-13 साल का बच्चा कर रहा है उतनी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइलिन शीथ है, वो बननी वहां पर चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। इतनी अच्छे से माइलिन शीथ कवर नहीं करती न्यूरॉन को इन्फेंसी के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड में। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे माइलिन शीथ है वहां पे डेवलप होती रहती है और रिफाइन करती है वहां पे मैसेजेस को। इस वजह से उस पर्सन की वहां पे इंफॉर्मेशन है या स्किल्स है या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? माइलिन शीथ की वजह से। ये जो माइलिन शीथ है ये किस कलर की होगी? तो व्हाइट कलर की होती है ये। किस कलर की होगी? व्हाइट कलर की वहां पे देखने को मिलेगी। किस कलर की देखने को मिलेगी? व्हाइट कलर की। अब ये कहता है कि जो सेल बॉडी है, जो माइलिन शीथ है, उनकी थोड़ा सा अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। ये नाम याद रखना है थोड़े समझने के लिए, ठीक है। सेल बॉडी, ये कहता है ये सेल बॉडी अगर सीएनएस में है, सीएनएस का मतलब क्या हो गया? वहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक। पर एक यही सेल बॉडी किसके अंदर है? एएनएस के अंदर है, या पीएनएस लिख दो आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल मतलब जो वहां पर ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जितना भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसको हमने बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे बात को याद रखने वाली बात है, अगर हम सेल बॉडी की बात कर रहे हैं और किसके अंदर बात कर रहे हैं? वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ये लो जी, अब आपको पता लग गया ग्रे मैटर किसको बोलते हैं। ग्रे मैटर, सेल बॉडी को ही क्या कहा जाता है? ग्रे मैटर। कहां पे? ब्रेन और स्पाइनल कोड में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो वहां पर ये सेल बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं जी, गैंग्लिया। गैंग्लिया। ये वाली कोई बात थोड़ी बहुत समझ में आई है कि मेरे को बताओ? गैंग्लिया और ग्रे मैटर वाली बात समझ में आई है? आगे से जब भी हम ग्रे मैटर की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सेल बॉडी की बात कर रहे हैं कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर हम गैंग्लिया की बात करते हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने बताया सेल बॉडी का।
अब अगर हम बात करें एक्सोन्स की, किसकी बात करें, एक्सोन्स की, तो एक्सोन्स को सीएनएस में क्या बोलेंगे और पीएनएस में क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहता है एक्सोन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो एक तो सेल बॉडी को बोल दिया ग्रे मैटर और इसको हमने बोल दिया व्हाइट मैटर। तो एक्सोन्स हो गए व्हाइट मैटर। हाँ जी बिल्कुल। और वहां पर एक्सोन्स को व्हाइट मैटर बोल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं, नर्व्स। एक्सोन्स को क्या बोलते हैं, नर्व। इसका मतलब जो हम क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स इनकी बात करते हैं, असल में ये क्या है, ये एक्सोन्स हैं। ये क्या है, एक्सोन्स हैं। तो एक्सोन्स किसको बोल दिया हमने, जो व्हाइट मैटर है वो है सेल बॉडी में, ओ सॉरी सीएनएस में, और जो नर्व्स हैं वो किसके अंदर है, पीएनएस के अंदर। तो पीएनएस में वहां पर नर्व बोलेंगे एक्सोन्स को, और सीएनएस में एक्सोन्स को बोलेंगे व्हाइट मैटर। ये वाली बात भी क्लियर होगी क्या सारों को? ये वाली बात भी क्लियर है। नर्व्स किसको बोल रहे हैं, अब आपको पता लग गया। हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी, तो नर्व का मतलब है एक्सोन्स। नर्व का क्या मतलब है, एक्सोन्स। तो ये लो जी एक्सोन्स, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर हम नाम देते हैं। ये क्या है, ग्रे मैटर सेल बॉडी सीएनएस के अंदर, और वहां पर एक्सोन्स को क्या बोलते हैं, वहां पर व्हाइट मैटर। ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी, ये हमें वहां पे पता होनी चाहिए। अब ये कहता है कि हमें कुछ न्यूरॉन्स का पता करना है। भी न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते होंगे? तो ये कहता है न्यूरॉन्स जो है वो एक तो असेंडिंग न्यूरॉन होते हैं, असेंडिंग न्यूरॉन्स। एक है डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। एक आ गया इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, असेंडिंग न्यूरॉन्स और डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये कह रहा है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ जाते हुए। ठीक, अब ये कहता है कि जितने भी हमारी शरीर के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारे ऑर्गन से, हमारी मसल से जो भी स्टिमुलेशन है, उस स्टिमुलेशन को लेके ब्रेन की तरफ आएंगे, उनको हम सेंसरी न्यूरॉन या वहां पे असेंडिंग न्यूरॉन बोलेंगे। तो इसका मतलब असेंडिंग न्यूरॉन को हम क्या बोल सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन हो गया, सेंसरी। मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन हो गया, आईज होगी, ईयर हो गए, नोज हो गया, टंग हो गया, यहां से जितने भी सेंस हमें मिल रहे हैं, स्किन से पेन का मिल रहा है, गर्म ठंडे का, प्रेशर का, जो भी वहां पे सेंसेशन मिल रहा है, वो सेंसेशन लेकर ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, उन न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन या असेंडिंग न्यूरॉन। यहां तक बात क्लियर हुई? अब जो ब्रेन तक आए, और अब ब्रेन से उसके रिस्पॉन्स में जो मैसेज जा रहा है, जो मूवमेंट होगी, उसी को हम वहां पर बोल देते हैं डिसेंडिंग न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। डिसेंडिंग न्यूरॉन या मोटर। तो मोटर मतलब मूवमेंट, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ब्रेन से जो मैसेज है वो मसल तक आ रहा है और मसल को मूवमेंट कराने का मैसेज आ रहा है, उसको डिसेंडिंग न्यूरॉन लेके आएगा या मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। तो मोटर इज इक्वल टू मूवमेंट। तो एम से एम याद रखना, मोटर मतलब मूवमेंट कराना। अब मूवमेंट किसकी होती है, हड्डी की तो मूवमेंट होती नहीं, किसकी होगी, मसल की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होगी, मसल्स की। वो किसकी मदद से, कि वो बोन को स्ट्रेंथ वहां पर मिलेगी, मसल को स्ट्रेंथ मिलेगी, जॉइंट्स वहां पे स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन बैठेगा, सारा कुछ ले दे के हमें मूवमेंट हो जाएगी। तो डिसेंडिंग न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन बोलते हैं और असेंडिंग न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये फिर इंटर न्यूरॉन क्या पंगा रह गया फिर? ये कहता है कि ये मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, यहां से कोई मैसेज आया, सेंसरी मैसेज ब्रेन तक, ठीक है,
उस मैसेज से वहां पर मोटर न्यूरॉन का मैसेज चल पड़ा। अब मोटर न्यूरॉन कौन से को मैसेज आएगा और क्या मैसेज आएगा ये कौन बताएगा? ये कहता है ये इंटरन्यूरॉन होते हैं जो जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है उसको इंटीग्रेट करता है, समझता है भाई इंफॉर्मेशन क्या आई है और उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स जाएगा। तो फिर ये उस मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करवाएगा, उस इंफॉर्मेशन उस मोटर न्यूरॉन तक भेजेगा कि तेरे को ये काम करके आना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका है, जो इंफॉर्मेशन आई उसको इंटीग्रेट करना, समझना भी ये क्या कह रहा है, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट देना, किसको, डिसेंडिंग न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो असेंडिंग इंफॉर्मेशन लेके आया और जो डिसेंडिंग मैसेज लेके जाएगा, उन दोनों के बीच में वहां पे कोऑर्डिनेशन बिठाता है कौन, इंटरन्यूरॉन्स, कि क्या मैसेज आया, क्या मैसेज देना है। ये दोनों बातें फटाफट वहां पे जो है वो इंटरप्रेट करेगा और वहां पे मैसेज को जो है भेजा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी। ये काम किया इंटरन्यूरॉन्स ने। और असेंडिंग मूवमेंट, जो इंफॉर्मेशन लेके आया, डिसेंडिंग वहां पे उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहां पे मूवमेंट करेगा। यहां तक बात क्लियर है तो मेरे को बताइएगा कि ये सिंपल सी बातें सारी हमें क्लियर होगी, बता दीजिए। हाँ जी, सारे जने बताएं जी बात। ठीक है, सारों को बात क्लियर है तो ठीक है। असेंडिंग न्यूरॉन, डिसेंडिंग और इंटरन्यूरॉन, ये बातें भी हमें समझ में आ गई। अब जो मोटर न्यूरॉन हमने पढ़ा था, इस मोटर न्यूरॉन में हमने दो बातें बताई थी आपको जब हम फेशियल पाल्सी वगैरह की बात कर रहे थे, जो फेशियल नर्व इंजरी। तो वहां पे एक आया था अपर मोटर न्यूरॉन, ये मैंने उस दिन बताया था आपको, याद रही ये बात? अपर मोटर न्यूरॉन कौन से हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन कौन से हैं, बताएं। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इनके बारे में कोई बात याद रही है आपको? अगर याद रही है तो बताएं। बताएं, यस और नो में बताते चले। अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन वाली बात याद है तो बता दें। चले मैं बताता हूँ, फिर आप इतना लंबा लिखने लग गए होंगे। अरे अमृतपाल जी कह रहे जो मूवमेंट करते हैं ऑर्गन। अब चलिए मेरी बात को आप गौर करिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। ऐसे न्यूरॉन, अब है तो मोटर न्यूरॉन, ब्रेन से मसल्स तक आएंगे, मूवमेंट कराएंगे, ये तो श्योर है जी, मोटर न्यूरॉन है, ये वाला काम तो करेंगे करेंगे। अब ये कहते हैं ये दो तरह के न्यूरॉन्स वहां पे रहते हैं। अपर मतलब जो ब्रेन से मैसेज को स्पाइनल कोड तक लेके जाते हैं वो है अपर मोटर न्यूरॉन। जो स्पाइनल कोड से मसल्स तक आएंगे वो है लोअर मोटर न्यूरॉन, बस। तो अपर मोटर न्यूरॉन मतलब ब्रेन टू स्पाइनल कोड, ब्रेन से कहां तक, स्पाइनल कोड तक अपर मोटर न्यूरॉन। और स्पाइनल कोड से, जो स्पाइनल कोड है वहां से मसल्स तक और ऑर्गन्स तक जो मैसेज जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन से, ब्रेन टू पेरीफेरी।
सोनिया जी, अपर मोटर न्यूरॉन वहां पे ब्रेन से मतलब सीएनएस के अंदर इंफॉर्मेशन लेके रखता है। ठीक है, पेरीफेरी तक तो सारी फिर लेके जाएंगे, है ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया किरण जी देखिएगा, अपर मोटर न्यूरॉन में जो मैसेज ब्रेन से आया है वो मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कोड तक जाएगा, ये वाली बात आपने याद रखनी है। लोअर मोटर न्यूरॉन में जो मैसेज अपर मोटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कोड तक भेजा है, उस मैसेज को मसल्स तक और वहां पर ऑर्गन्स तक भेजने का काम करता है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन का काम क्या हो गया, जो स्पाइनल कोड से मैसेज को मसल्स तक या ऑर्गन जहां पे वो मूवमेंट की जरूरत है, अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कोड तक बस मैसेज भेजना है। तो ब्रेन से स्पाइनल कोड तक अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कोड से मसल्स या ऑर्गन तक वहां पे लेके आना है। क्या बात है, सोनिया जी कह रहे हैं नाउ क्लियर, बस अब भूलना नहीं इसको कभी। ठीक है, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन की बात हमने पहले भी की थी, शायद आप उस क्लास में गौर नहीं किया। तो अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। अब हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इससे अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर वहां पर कोई भी डैमेज हो गया, तो अपर मोटर न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, अब यहां पे फर्क आ जाता है जी। अब यहाँ पे फर्क आएगा, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम कई डिजीज पढ़ेंगे, उसमें हम अपर मोटर न्यूरॉन के न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत होगी, किसी में लोअर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत होगी। हरप्रीत जी क्या कुछ लिख रहे हैं, अगर प्रॉब्लम अपर में होगी तो रिजिडिटी रहेगी, अगर प्रॉब्लम लोअर में होगी तो फ्लेक्स्ड पैरालिसिस नहीं, फ्लैसिड पैरालिसिस। अब देखते हैं अपन। ठीक है, ये कहता है अपर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत होगी तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी वहां पे। मसल क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तनी हुई मसल, कैसी रहेगी, इस तरह से तनी हुई रहेगी वहां पे, हार्ड रहेगी वहां पे मसल। बहुत बार आपने न्यूरो के अगर मरीज देखे होंगे ना, कहीं इस तरह से मसल रहती है, हम उसका हाथ उठाते हैं तो हाथ इस तरह से तना हुआ रहता है, फिर उसको ऐसे उठाएंगे तो वो बहुत मतलब हमें जोर आता है, हम सोचते हैं इतनी इतनी क्यों रहती है, इसको बोलते हैं आप रिलैक्स कर लो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अरे भाई वो रिलैक्स है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ है, अपर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत है, जहां पे मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट पड़ी है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पर्सन की जो मसल की टोन है वो इंक्रीज है, मसल टोन इंक्रीज है। ठीक है, मसल की जो रिजिडिटी है वो हमें देखने को मिलेगी, मसल की क्या देखने को मिलेगी, रिजिडिटी। और इसी रिजिडिटी को हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी। ठीक है, स्पास्टिसिटी। ये जिस तरह सेरिब्रल पालसी वगैरह होता है ना, सेरिब्रल पालसी, उसमें अपर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत रहती है, जहां पे इस तरह से मसल है वो तनी हुई रहेगी, वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, मतलब वहां पे मसल टोन ज्यादा होगी, मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मसल रिजिडिटी होगी वहां पे, या मसल स्पास्टिसिटी है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगी। ये सारे ही सिम्टम किसके अगर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब अपर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन में मसल है, मसल कंप्लीटली रिलैक्स्ड, जीरो होगी वो टोन उसकी, कंप्लीटली रिलैक्स्ड मसल, जो टोन है वो जीरो होगी, ये जीरो, ये लो जी जीरो। मसल टोन कैसी होगी, जीरो होगी, ये जीरो। मसल इस तरह से लटक जाएगी वहां पर, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस। ठीक है, अब ये फ्लैसिड पैरालिसिस हमें किस में, जिस तरह हमने स्पाइनल उसमें फेशियल नर्व पाल्सी में बताया था ना, कि चेहरा एक तरफ से लटक जाएगा वहां पे, है ना। इसी तरह जो पोलियो होता है किसी को, ठीक है, किसी के अंदर पोलियो जिस तरह हो जाते थे, तो उनको आपने देखा होगा, उनकी एक पैर है या जिस हाथ में, उसमें वो हाथ जो है लटका हुआ ही रहता था, कि इसके एक लात के पोलियो हुआ है, इसके एक हाथ के पोलियो हुआ है। क्यों, क्योंकि पोलियो लोअर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत है, और वहां पे कौन सा पैरालिसिस होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। मसल वहां पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, कोई उसमें जोर नहीं आएगा। बहुत बार पैर में हो जाता है तो बोलते हैं ना कि उसके वहां पर जो पैर है वो शरीर का भार उठा ही नहीं पा रहे हैं, पैर में तो बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही है, वो क्या बोल रहे हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया उस मरीज को। मसल कंप्लीटली रिलैक्स होगी, उसमें ताकत नहीं रही, मतलब उसमें स्ट्रेंथ, तो मसल टोन हम बोल तो रहे हैं जीरो होगी है वहां पे, वो है फ्लैसिड पैरालिसिस।
फेशियल नर्व में भी, पोलियो में भी ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत हुई तो स्पास्टिसिटी या वहां पे कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा, मसल टोन इंक्रीज मिलेगी, मसल रिजिडिटी वहां पे देखने को मिलेगी। यहां तक बात क्लियर हुई है सारों को? तो बता दें जी कि अपर मोटर न्यूरॉन लोअर, ये वाली बात समझ में आ गई? तो ठीक है। हाँ जी बताएं, सारे जने बताएं जी। ठीक, अभी हम थोड़ी सी सर अपर मोटर न्यूरॉन रिपीट कर दें। ऐसे मत करो किरण जी, देखो रिपीट मैंने 4 4 बारी कर दी है। अब आपको डाउट किस बात का, मेरे को ये समझाओ आप। देखिएगा, अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम करता है अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अगर किसी मरीज में लोअर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत है, इसका मतलब स्पाइनल कोड तक तो ब्रेन से मैसेज आ रहा है, लेकिन वो मैसेज मसल तक, ऑर्गन तक नहीं पहुंच रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई कि वो मैसेज किसके पास नहीं पहुंच पा रहा है? मसल्स तक। तो अब मसल ने मूवमेंट करानी, जब मसल के पास स्ट्रेंथ नहीं पहुंच रही, मैसेज नहीं पहुंच रही, तो वो बेचारी क्या वहां पर मूवमेंट कराएगी? ठीक है। अब अगर किसी में अपर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत है, अपर मोटर न्यूरॉन की दिक्कत है, तो मैसेज वहां पे ब्रेन से किसके पास नहीं पहुंच पा रहा? स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड से आगे ठीक है, प्रोग्राम सारा ही वहां पे रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन मैसेज ही नहीं आ रहा बेचारा आगे। तो अगर मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कोड तक नहीं जा रहा, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत है। अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे पता लगेगा? कहता है कि वहां पर जो मसल्स होगी, उसके हाथों पैरों की जो मसल्स होंगी, वो तनी हुई रहेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। मसल क्लोनस हो जाएगा, इसको क्लोनस भी बोल देते हैं, ये भी याद रख लेना। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को हम बोल देते हैं क्लोनस। अभी हम वहां पर पढ़ेंगे, ये जो टोनिक क्लोनिक सीजर पढ़ेंगे, क्लोनस, तो ये वाली क्लोनस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सोनिया जी, बहुत बड़ी शाबाश। तो मसल वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पड़ी रहेगी, मसल की टोन इंक्रीज रहेगी, मसल में रिजिडिटी रहेगी, मसल में स्पास्टिसिटी रहेगी। ये है अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में डैमेज हो गया, मसल स्ट्रेंथ जीरो, मसल लटक जाएगी, मसल में कोई वहां पर ताकत नहीं, मसल टोन जीरो, मसल कंप्लीटली रिलैक्स। ठीक है, वहां पर फ्लैसिड पैरालिसिस है वो देखने को मिलेगा। ये हमें पोलियो में वहां पर देखने को मिलेगी, या वहां पर अभी हमने जो डिजीज पढ़ी है वहां पर, जिसके अंदर फेशियल नर्व पाल्सी, अभी एक आदि और पढ़ेंगे, उसमें वहां पर देखने को मिलेगा। अपर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत होगी तो सेरिब्रल पाल्सी वाली बात वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये वाली बात वहां पे क्लियर है। अब हम न्यूरॉन में एक आधी बात थोड़ी बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं हल्की सी बात न्यूरोग्लिया की कर लेता हूं, फिर अपन बात करते हैं। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। अब ये न्यूरोग्लिया क्या है? ये कहता है न्यूरोग्लिया जो है ये सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल्स हैं टू न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सपोर्टिंग सेल्स है ये, सपोर्टिंग सेल्स टू न्यूरॉन्स। ठीक, ये क्या करती है? एक तो सपोर्ट कर दिया, दूसरा वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन। तीसरा वहां पे क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी ट्रोमा है, इन्फेक्शन है, उनसे प्रोटेक्ट करेगी, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन देगी और उसको सपोर्ट करेगी, उसको न्यूरॉन्स को मेंटेन रखने में वहां पे मदद करती है। ठीक है, ये है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया है ये रीजनरेट हो सकती है। ठीक है, इसमें पावर होती है रीजनरेट की, एक बार खत्म होगी तो ये रीजनरेट हो सकती है। न्यूरॉन्स हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते, न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गई, वो दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा नहीं बन सकते, तो उस खाली जगह का क्या करें जहां पे न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो गई?
वो खाली जगह रिप्लेस हो जाएगी किसके द्वारा? न्यूरोग्लिया के द्वारा। वहां पर कौन भर जाएगी? न्यूरॉन्स की जगह न्यूरोग्लिया भर जाएगी वहां पर। तो न्यूरोग्लिया है ये वहां पे डिवाइड हो सकती है। न्यूक्लियस तो सॉरी न्यूरॉन तो वहां पर क्या है? अनडिवाइडिंग सेल है, हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें सेंट्रियोसोल्स या वहां पर हमने बोल दिया था सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। न्यूरोग्लिया के अंदर वहां पर दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब अगर ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन खुद के अंदर, मेटास्टेसिस नहीं, ब्रेन के अंदर खुद में ट्यूमर होता है, तो न्यूरॉन में नहीं होगा, किस में होगा ट्यूमर? न्यूरोग्लिया के अंदर ट्यूमर होगा, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है न्यूरॉन, तो वहां पे डिवाइड ही नहीं होता है। फिर यहीं पे एक ट्यूमर से रिलेटेड बात आ जाती है। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स, कि जी ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स कौन कौन से हैं? तो ये कहते हैं आप अडल्ट में भी देख लो और एक चाइल्ड में भी देख लो या चिल्ड्रन में भी देख लो। चिल्ड्रन में कौन सा होता है और वहां पर अडल्ट में कौन सा होता है? कहते हैं अडल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लियल सेल में हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्लियोमा। क्या बोलेंगे? ग्लियोमा। तो ग्लियोमा अडल्ट के अंदर वहां पर मेन जो है वो वहां पर ब्रेन ट्यूमर है। अब ये कहता है कि जिनसे मेडुला ऑम्लोनगाटा बनती है, ठीक है, उससे और इसका वहां पर फर्क है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, आप कई बच्चे उसी को समझ जाते हैं। इसमें है मेडुला या मेडुला ब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा। तो ये मेडुला ब्लास्टोमा है, ये किसके अंदर? बच्चों के अंदर। तो अगर बच्चों में पूछ ली जाए मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर मेडुलो ब्लास्टोमा, अडल्ट में पूछ ली जाए ग्लियोमा। क्या बात है सोनिया जी, याद रखिए आपने बात, बहुत बढ़िया। तो वहां पर ग्लियोमा और मेडुला ब्लास्टोमा, ये दो वहां पे मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है। ये कभी ग्लियोमा का पूछा हुआ है, इसलिए वो दोनों ही बता देते हैं आपको इसी। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनिया जी। अब ये कहता है कि अगर हम न्यूरोग्लिया की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग न्यूरोग्लिया है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग न्यूरोग्लिया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें से एक एक दो दो बातें बताएंगे, ज्यादा नहीं बतानी। एक एक कोई कभी कभी ना एक आधा क्वेश्चन इस नॉर्मल वाले में से आ जाता है, इसलिए आज अपन इस सारे को पढ़ रहे हैं। अभी हम फंक्शन देखेंगे कि वहां पे हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछ लिया जाता है हाइपोथैलेमस के फंक्शन वगैरह। तो हम चाहते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम उनको गलत ना करें, है ना। तो इसलिए हम सिंपल सिंपल सी बातें हैं वो आपको बताता मैं चल रहा हूँ। अभी कहते हैं सीएनएस के अंदर अगर हम न्यूरोग्लिया की बात करें तो पहली न्यूरोग्लिया हमें देखने को मिलती है एस्ट्रोसाइट्स। क्या देखने को मिलती है? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार शेप। तो ये एस्ट्रोसाइट जो है ये किस तरह की है? स्टार शेप है। कैसी शेप है? स्टार शेप्ड। किस तरह की होगी? स्टार शेप्ड होगी ये। तो स्टार शेप्ड होगी, वेरी गुड। दूसरा, ये मोस्ट एबेंडेंट है, सबसे ज्यादा न्यूरोग्लिया कौन सी पाई जाती है? ये मोस्ट एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट नंबर के अंदर सबसे ज्यादा और साइज में भी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया, लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया। तो स्टार शेप्ड है, मोस्ट एबेंडेंट है, लार्जेस्ट है। ठीक है, ये तीनों ही बातें याद। अब जो इसकी सबसे काम की बात ये है कि ये एस्ट्रोसाइट अपना योगदान देती है किसके अंदर? ब्लड ब्रेन बैरियर में। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर हर एक चीज को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देती। ब्लड से हर एक चीज कहां तक नहीं पहुंच पाती? ब्रेन तक। किसकी वजह से? एस्ट्रोसाइट्स की वजह से। यह ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर मदद करती है, बिल्कुल। सोनिया जी शाबाश। हाँ, बी अमृतपाल जी बहुत बढ़िया। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको वहां पर बनाती है, उसके अंदर अपना मदद करती है। दूसरा, यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखती है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखती है।
सोडियम क्लोराइड का बैलेंस रखती है, ये सोडियम क्लोराइड नॉर्मल बनाए रखती है ये वहां पर। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करती है एस्ट्रोसाइट्स। और ब्लड ब्रेन बैरियर, ये दो, इसमें भी मेन काम यही वाला है जी, ये नहीं पूछा जाएगा। ये ब्लड ब्रेन बैरियर वाली बात है, यही पूछी जाती है वहां पर। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, अब एक बार पीएनएस को थोड़ा रुक के करेंगे, तो पहले इसी का ही बात कर लेते हैं। तो पहली आपने याद रखनी है एस्ट्रोसाइट, उसमें एक ही क्वेश्चन आता है ब्लड ब्रेन बैरियर वाला, वो आपने बता देना है। सेकंड वहां पर कौन सी जो है वो देखने को मिलेगी, सेकंड याद रख ले, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, हम सीएनएस की पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो ये माइलिन शीथ बनाती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ किसकी बनी हुई होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अमृतपाल जी कह रहे सीएसएफ फॉर्मेशन, नहीं 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 नहीं, हेल्प्स टू मेक माइलिन शीथ, वेरी गुड सोनिया जी। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या है, हाँ माइलिन शीथ, याद रखना जी। ऐसे यहाँ पे तो सॉरी से काम चल जाता है, एग्जाम में लिखने के बाद में ना अफसोस बहुत होता है कि ये तो मेरे को आती हुई चीज गलत कर रही ना, इसलिए इनको याद रखना। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये वहां पे क्या काम करती है, माइलिन शीथ बनाती है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, सीएनएस की, याद रखना, हम पीएनएस में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा एपनडाइमल सेल, एपनडाइमल सेल्स। ठीक है, ये एपनडाइमल सेल्स, ये एपनडाइमल सेल, एक तो ये होगी एपनडाइमल सेल्स। और जो पायामेटर है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर नाम पढ़े थे ना, ये पायामेटर और एपेंडाइमल सेल्स, ये दोनों मिलके कोरोइड प्लक्सिस बनाती है। क्या बनाती है, कोरोइड प्लक्सस बनाती है। क्या बनाती है, कोरोइड प्लक्सिस। तो ये कोरोइड प्लक्सिस वहां पे बनता है। तो ये जो कोरोइड प्लक्सिस है, ये वहां पे सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन करता है। तो इनडायरेक्टली वहां पे एपेंडाइमल सेल का किस में रोल आ गया, वहां पर सीएसएफ के अंदर रोल आ गया। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन वहां पे कौन करती है, एपेंडाइमल सेल करती है। कई बार पूछा हुआ है कोरोइड प्लक्सिस, सीएसएफ कहां से बनता है, कोरोइड प्लक्सिस से बनता है। सीएसएफ कहां से बनता है, कोरोइड प्लक्सिस से। लेकिन कोरोइड प्लक्सिस किससे बनता है, एपेंडाइमल सेल और पायामेटर से बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एपेंडाइमल सेल का किसके अंदर काम है, सीएसएफ फॉर्मेशन के अंदर काम है। ठीक है, याद रखना भैया एपेंडाइमल सेल। अब आ गई इसी के अंदर फोर्थ वन, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया सबसे छोटी सेल, छोटी ग्लियल सेल है ये। सबसे बड़ी एस्ट्रोसाइट, सबसे छोटी माइक्रोग्लिया, माइक्रो मतलब छोटी। ठीक है, इसका काम है डिफेंस का। यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा डिफेंस करती है। ये फैगोसाइटोसिस, जो भी बैक्टीरिया एंटीजन वगैरह आ रहा है उसको ये खा जाएगी, घेरा बना लेगी, एनगल्फ कर लेगी उसको। ठीक है, तो ये वहां पर किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। बिल्कुल एक्ट एज ए माइक्रोफेज, बिल्कुल करेगी जी, माइक्रोफेज का ही काम होता है फैगोसाइटोसिस। तो ये माइक्रोग्लिया है, ये भी लिख लो चलो। ये वर्क, ये काम करेगी, वर्क एज माइक्रोफेज या माइक्रोफेजिस। तो ये जो है वहां पर माइक्रोफेजिस वाला काम है, वो करती है माइक्रोग्लिया। तो डिफेंस का काम कौन करती है, माइक्रोग्लिया। किसका काम कर रही है, डिफेंस का। बस एक एक बातें याद रख लो, डिफेंस का काम करती है माइक्रोग्लिया। तो ये एज ए मैक्रोफेजिस काम कर रही है। और कैसे काम करती है, फैगोसाइटोसिस वाला काम करती है। कैसे काम करती है, फैगोसाइटोसिस वाला काम करेगी। तो ये मैक्रोफेजिस वाली बात आ गई। तो हमने चार देख ली, कौन कौन सी, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, चार प्रकार की। ये चार वहां पे हमें किस में बतानी है, सीएनएस के अंदर वहां पे होती है। अब पीएनएस बुरा नहीं मान जाए, इसके लिए हम इसकी भी बता देते हैं। पीएनएस, पीएनएस के अंदर होती है स्वोन सेल्स, स्वोन सेल्स। एक आती है सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट
सेल्स, स्वोन सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। ये स्वोन सेल्स है, ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन में काम करती है। तो सीएनएस में कौन करता है काम, ये वाला ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पीएनएस में कौन करता है माइलिन शीथ बनाने वाला काम, स्वोन सेल्स, वहां पे ये काम करता है। सैटेलाइट सेल्स किस तरह की होती है, फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स, इसको हम फ्लैट सेल्स भी बोलते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसका काम करती है, वहां पर एस्ट्रोसाइट करती है ये वाला काम। यहाँ पे कौन कर रही है, सैटेलाइट सेल्स। और ये सपोर्ट करती है, न्यूट्रिशनल काम करती है। तो सपोर्ट, तो सपोर्ट तो न्यूरोग्लिया है तो करेगी करेगी। बस पीएनएस में दो ही वहां पर देखने को मिलती है, स्वोन सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। ये माइलिन शीथ बनाती है और वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का वहां पे काम करेगी। यहां तक बताएं जी, सारी बात क्लियर है कि कोई डाउट है तो पूछ लें। सारे जने बताएं जी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है ना, जो जो मैंने बताई ये बात, तो आप भाई पूछ लो। सारों को क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये हमने सिंपल सी बात है ये कर दी। एक न्यूरॉन की बात है, बाई चांस कहीं पूछ ले, बाई चांस कहीं पूछ ले तो आप बता देना। एक तो नीजल बॉडीज, नीजल्स, या इसको हम एल ई भी लिखते हैं, ऐसे लिख लो आप। हाँ ऐसे लिख दो, नीजल बॉडीज, या नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी लिख देते हैं इसको, नीजल बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स। ठीक, ये सेल जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी है, ठीक, सीएनएस पीएनएस मत लिखो, डाउट रहेगा बस। जो सेल बॉडी है उसमें नीजल बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही काम करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं किसकी तरह काम करते हैं, बस ये याद रख लेना, यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, बस एक ही बात। ये किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस वाली बात वहां पे याद रखना, ये किसका काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इस प्रोटीन को जो बना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी के अंदर होता है, और वहां पर कुछ कुछ ये जो डेंड्राइट्स है उनके अंदर होता है, एक्सोन्स में नहीं होती। एक्सोन्स में नीजल बॉडी नहीं पाई जाती। एक्सोन्स ये लिखिए कहां पे एब्सेंट, किसके अंदर होती है, एक्सोन्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। एक्सोन्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो एक्सोन में फिर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस ये कौन करेगा, तो कहता है एक्सोन कहता है अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को बना बनाया प्रोटीन दे दो भाई साहब बस। तो ये नीजल बॉडी नहीं है, वहां पे एक्सोन में एब्सेंट है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल बॉडी में हुआ है वो ट्रांसफर होता है किसके लिए, एक्सोन के लिए। एक्सोन साहब है, वो कह रहा है अपने को नहीं, अपने को तो बना बनाया दे दो, तो बना बनाया दे दो, तो ये नीजल बॉडी से जो प्रोटीन बना है ये एक्सोन तक जाएगा। उसको लेके जाने के लिए वहां पर, उसको लेके जाने के लिए वहां पे जो है वो न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। ये न्यूरोफिब्रिल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बना है इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। तो अब एक्सोन्स तक इन न्यूरोफिब्रिल्स के द्वारा वहां पर जो है वो प्रोटीन पहुंचाया जाता है। बस दो ही बातें याद रखनी, नीजल्स बॉडी क्या करती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करती है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का।
तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराया नीजल बॉडी ने। अब ये नीजल बॉडी किस में नहीं होती है, एक्सॉन्स में नहीं होती, तो उस बेचारे को प्रोटीन, तो कहता है वहां पर न्यूरोफिब्रिल्स है इसमें सेल बॉडी में, वो लेके जाते हैं वहां किसके पास, एक्सॉन के पास, कि लीजिए आप प्रोटीन लीजिए, आपने नहीं बनाया, ये लो अब करो। तो ये न्यूरोफिब्रिल्स ट्रांसपोर्ट करेगी प्रोटीन को, और नीजल बॉडीज क्या करती है, सिंथेसिस करती है वहां पे प्रोटीन का। ये वाली बात भी क्लियर हुई है क्या आपको, बताए? ये वाली बात अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं जी, न्यूरोफिब्रिल्स वाली बात और वहां पे ये नीजल बॉडी वाली बात। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। ये वाली याद रख लेना, ये बात ना, कई बार पूछ ले नीजल बॉडीज कहाँ पाई जाती है, सेल बॉडी में पाई जाती है। कुछ कुछ डेंड्राइट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। या ऐसे पूछ ले नीजल बॉडी किस में एब्सेंट होती है, एक्सोन्स के अंदर एब्सेंट होती है। अब हम एक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिवीजन पढ़ लेते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये रोम्बेनसिफेलोन का पार्ट है, इस तरह से आप सोचोगे ये तो सर ने बताया ही नहीं है ना। इम्पोर्टेंट तो कम है, अगर नहीं याद रहे तो कोई मोटी बात नहीं है, ठीक है। अगर याद रहे तो रख लेना, है आसान ही, एक दो बारी में आपको याद हो जाएगा। कहते हैं ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में बांटा है, आगे वाला ब्रेन मतलब ब्रेन का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ठीक। तो जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। ये लो जी, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ये हो गया मिड ब्रेन, बिचला मिड ब्रेन, और पीछे वाला हिस्सा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये नाम है, ठीक। अब इसी फोर ब्रेन को हम बोल देते हैं प्रोजन सेफलोन, या प्रोजन कैफेलोन भी बोल देते हैं इसको। तो ये देखिएगा, प्रोजन, प्रोजन और प्रोजन सेफलोन, प्रोजन सेफलोन या प्रोजन कैफलोन। मिड ब्रेन को क्या बोल देते हैं, मेजन सेफलोन, मेजन सेफलोन। और जो हिंड ब्रेन है उसको बोल देते हैं रोम्बन सेफलोन, रोम्बन सेफलोन। इसको एक एक बारी अपनी तरफ से बोल के देखिएगा, प्रोजन सेफलोन मतलब फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा, फिर आ गया मिड ब्रेन मेजन सेफलोन, इसके बाद में लास्ट आ गया रोम्बन सेफलोन। तो रोम्बन सेफलोन हो गया हिंड ब्रेन, मतलब पीछे वाला हिस्सा वहां पर, ठीक है। तो प्रोजन सेफलोन, मीजन सेफलोन और वहां पे रोम्बन सेफलोन, ठीक है। अब ये प्रोजन सेफलोन मतलब आगे वाला हिस्सा, मीजन बीच वाला, लास्ट पीछे वाला आ गया रोम्बन सेफलोन, ठीक है। ये तीन बातें वहां पे आपने याद रखनी है। अब ये कहता है ये आगे और डिवाइड हो रहा है, प्रोजन, प्रोजन है वो दो में डिवाइड हो रहा है वहां पे। कितने में डिवाइड हो रहा है, दो के अंदर वहां पर डिवाइड हो रहा है। तो पहले को हमने लिख दिया टेलन सेफलोन, टेलन सेफलोन। अब आपको लगने लग गया होगा ये पता नहीं प्रोजनर, मीजनर, टीलनर, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ही मैं कह रहा हूँ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलेंसेफेलोन और एक आ गया डाइएनसेफेलोन, बस ये वाला याद रखना, यही एग्जाम में ज्यादा आता है, डाइएनसेफेलोन। अब वो पूछते हैं कि डाइएनसेफेलोन में क्या आते हैं, फिर वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलोन, है ना। तो वहां पे हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पूछ ली इन्होंने। तो ये कहते हैं टिलेंसेफेलोन के अंदर आता है जी सेरिब्रम, क्या आएगा, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम किसका पार्ट है, टिलेंसेफेलोन का पार्ट है। किसका पार्ट है, टिलेंसेफेलोन का पार्ट है, कौन, सेरिब्रम। अब डाइएनसेफेलोन के पार्ट कौन कौन से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको याद रहेगा, मेरे को पक्की पता है।
तो डाइएन्सेफेलॉन के पार्ट है जी थैलेमस। कौन सा पार्ट है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस।